क्या आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट और कौन नहीं? या फिर ये भारत में अभी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, तो उससे जुड़े पोलियो वैक्सीन के बारे में, या फिर ये कोरोना को ठीक करने में कितना कारगर है रेमडेसिविर इंजेक्शन। एम्स और WHO के एक्सपर्ट ने बताया सच। क्या भाप लेने से सचमुच मर जाता है कोरोना वायरस? और क्या कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की मिलाकर पोटली बना ले और थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघते रहे तो ये ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद करता है? नहीं तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम आते हैं आपको ऐसे फैक्ट बताने के लिए। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए आपके माइंड को टेक ऑफ करने के लिए। फैक्ट नंबर 5, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट और कौन नहीं? कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सोशल मीडिया पर लोगों के पास प्लाज्मा दान करने की रिक्वेस्ट लगातार आ रही है। क्या आप लोग जानते हैं प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता है जिनको कोविड हुआ हो, और वो भी एक खास टाइम लिमिट में? सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लाज्मा डोनेट क्या होता है। प्लाज्मा थेरेपी मोटे तौर पर काइल सेट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जाना जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। इस इलाज में प्लाज्मा खून का पीला लिक्विड हिस्सा उस व्यक्ति से निकाला जाता है जो कि संक्रमण के बाद ठीक हो गया हो, और उस रोगी को ये प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कोविड बीमारी से पीड़ित है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो रोगी को लड़ने और बीमारी से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट? कोविड-19 के मामले में एक प्लाज्मा देने वाले को तकरीबन 28 दिनों में संक्रमण से उबर जाना चाहिए और 18 से 60 वर्ष की आयु के अंदर ही होना चाहिए। डोनर का वजन कम से कम 50 केजी होना चाहिए और उस समय वो किसी भी संक्रमण या पुरानी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। कौन नहीं कर सकता है प्लाज्मा डोनेट? जिसका वजन 50 केजी से कम हो और जिसको डायबिटीज हो, जो महिला गर्भवती हो, जिसका ब्लड प्रेशर बेकाबू हो, जिसे कैंसर हो, या जिसके फेफड़े और गुर्दे या दिल की गंभीर बीमारी हो, या ऐसी अन्य कोई बीमारी हो, वो लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। कोरोना वायरस को कब चाहिए होता है प्लाज्मा? अगर मरीज को किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने इसकी सलाह दी हो, या मरीज के खून में प्लाज्मा का स्तर कम हो, अगर मरीज की हालत वाकई ही खराब है और उसके ब्लड ग्रुप का डोनर मौजूद है, तो क्या प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 को ठीक करने में मदद कर सकती है? हाँ, तो वैक्सीन की जगह इसका इस्तेमाल ही क्यों नहीं करते हैं? तो आपको बता दें कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी की मांग बढ़ी है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये गंभीर कोविड-19 मामले में इलाज में बहुत प्रभावित नहीं है और मृत्यु दर को कम नहीं कर सकता है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग वैक्सीन की जगह नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके आप सभी जाकर वैक्सीन लगवा लें। फैक्ट नंबर 4, भारत में अभी रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, तो उससे जुड़े पोलियो वैक्सीन के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। करोड़ों का फायदा जब सामने हो तो लोग उसे जरूर पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पैसों की जगह मानवता की भलाई के लिए बड़े फायदे के मौके छोड़ दिए हैं। 26 मार्च 1953 को अमेरिका चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर जोनास साल्क ने राष्ट्रीय रेडियो शो में घोषणा की कि उन्होंने पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ एक टीके का सफल परीक्षण किया है। ये वायरस पोलियो की गंभीर बीमारी का कारण बनता है। 1952 में ये संयुक्त राष्ट्र में महामारी बन गया था। ऐसे ही भारत में इसका विशाल स्वरूप लेता जा रहा था। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसे पूरे इतिहास में मानवता को प्रभावित किया था। पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण ये बीमारी होती है। व्यक्ति में फैलने वाला ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला कर सकता है, जिससे पक्षाघात होने की आशंका होती है। अमेरिकन मेडिकल रिसर्च जोनास साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस खोज का पैटर्न नहीं करवाने का निर्णय लिया ताकि
आम लोगों को ये उपलब्ध हो सके। पेटेंट कराने से उन्हें करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता था, लेकिन उनका मानना था कि इंसानियत योगदान अतुल्य है जिसका कोई मोल नहीं है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस। तो सोचो, एक आदमी जिसको सिर्फ पेटेंट कराने के करोड़ों रुपये मिल रहे थे, उसने वो गवाकर लोगों की भलाई के लिए मदद की। लेकिन अभी कोविड-19 में मदद के समय रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो प्राइस है उसे हजारों गुना ज्यादा प्राइस लेकर लोगों के साथ ठगी हो रही है। तो इसे हमें रोकना चाहिए और जो भी ये ठगी कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसी आपदा के समय में लोगों से पैसे आटना ठीक नहीं है और इतिहास के पोलियो जैसे बनाव से कुछ सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, कोरोना को ठीक करने में कितना कारगर है रेमडेसिविर इंजेक्शन। एम्स और WHO के एक्सपर्ट्स ने बताया सच। कोरोना वायरस की सेकंड वेव में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जब देश के तमाम बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स और दवाओं की भारी कमी पड़ने लगी तो लोग अपना इलाज दूसरी चीजों के जरिए कर रहे हैं। इन दिनों एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की काफी मांग बढ़ रही है, लेकिन क्या इससे व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है? कोरोना वायरस के तेज रफ्तार से बढ़ते मामलों ने सरकार और आम जनता को गहरी चिंता में डाल दिया है। भारत में हर रोज लाखों की संख्या में लोग कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की मांग काफी बढ़ रही है। एक और जहां कहा जाता है कि कोविड-19 पीड़ितों के इलाज और उन्हें राहत देने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि ये कोई जान बचाने वाला ड्रग नहीं है, इसका बिना वजह इस्तेमाल गलत है। तो क्या होता है रेमडेसिविर? रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है जिसकी कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सबसे अधिक मांग हो रही है। आज से करीब एक दशक पहले इस दवा को हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस RSV का इलाज करने के लिए अमेरिकी दवा कंपनी मेसर्स गिलियड साइंसेज ने बनाया था। हाल के दिनों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए तमाम जगहों पर इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। अब ये दवा बाजार में अधिक मूल्य पर सेल की जा रही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। वायरस के खिलाफ इसकी शुरुआत असर को देखते हुए US FDA ने कोविड-19 के इलाज में इसके उपयोग की अनुमति दी थी। भारत में भी भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल दस्तावेज में एक जांच चिकित्सा के रूप में इसके उपयोग का सुझाव दिया था। हालांकि उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि ये जीव रक्षक दवा नहीं है। कोविड की दूसरी लहर से बुरी तरह जूझ रहा भारत दूसरी लहर में डबल म्यूटेंट ने जबरदस्त कहर ढा रखा है। संकट की घड़ी ने कई देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव के अनुसार कोविड-19 की नई लहर में बुजुर्गों की जगह यंग लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यंग जनरेशन को कोविड-19 वैक्सीन नहीं मिल रही थी, जिससे युवा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि रेमडेसिविर कोई जादू की गोली नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की दवा है जिससे मृत्यु दर में कमी आ जाती है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि कोरोना के लिए कोई सटीक एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या पाप लेने से सचमुच मर जाते हैं कोरोना वायरस? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक नुस्खा फिर से लोगों के बीच वायरल हो रहा है। इस नुस्खे के जरिए दावा किया जा रहा है कि इससे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टीम लेने की। तो स्टीम लेने से ये सच में खत्म किया जा सकता है?
चलिए देखते हैं आगे। सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि स्टीम के जरिए कोरोना वायरस का अंत संभव है। अब तक इस पर किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं की गई है। यह कहना सही नहीं होगा कि यह वायरस स्टीम लेने से खत्म होगा या नहीं। कुछ लोग ये सलाह दे रहे हैं कि 15 से 20 मिनट तक या जितनी देर ले सके उतनी देर स्टीम ले, लेकिन ना तो CDC और ना ही WHO ने इस बात को कंफर्म किया है कि स्टीम से कोरोना वायरस का इलाज होता है। CDC ने एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को तो कहा है कि स्टीम लेना कोरोना के समय भी जोखिम भरा हो सकता है। CDC ने यह भी कहा है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जाए कि स्टीम लेने का उपाय कोरोना का अंत कर सकता है। CDC का मानना है कि स्टीम लेने की वजह से व्यक्ति जल सकता है या किसी प्रकार की इंजरी भी हो सकती है। तो कोरोना से बचे रहने के लिए डॉक्टरों की सलाह लें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। साथ ही समय समय पर हाथ धोएं और अपनी आँख, मुंह और नाक को बार बार ना छुएं। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी टेक्सरकाना में जीव विज्ञान विभाग के डॉक्टर बेंजामिन नीमन इंफॉर्मेशन दी है कि फेफड़े नाजुक होते हैं और गर्म भाप लेने से फेफड़ों और वायु मार्ग को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीच अमेरिकन एसोसिएशन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्बर्ट रिजो ने यह भी बताया कि भाप सांस लेने में मदद कर सकता है, लेकिन ये वायरस के इलाज के रूप में काम नहीं करते हैं। एक्सपर्ट की राय और रिसर्च के आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि कोरोना का अंत करने में स्टीम कारगर नहीं है। हालांकि आपको कुछ देर के लिए सांस लेने की दिक्कत को दूर कर सकता है। साथ ही इस उपाय के जरिए आपकी नाक खुल सकती है और बलगम भी आसानी से साफ हो सकता है, लेकिन ये कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रक्रिया में असरदार नहीं माना जा सकता है। फिर भी आप स्टीम लेना चाहते हैं तो दिन में एक ही बार लीजिए और ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करके थोड़ा पुण्य कमाइए। फैक्ट नंबर 1, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। इस बीच सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का एक घरेलू नुस्खा तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की मिलाकर पोटली बना ले और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे सूंघते रहे। ये ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद करता है, पर जांच करने में ये दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ है। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया में तेजी से पांव पसार रहा है। कोविड वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालत में सोशल मीडिया पर जानलेवा महामारी से जुड़ी तरह तरह की खबरें, तस्वीरें और वीडियो छाए रहते हैं। इनमें से कुछ बीमारी के इलाज, बचाव, उससे जुड़ी जानकारी देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भयानक महामारी से जुड़ी फेक न्यूज फैलाते हैं। ऐसे कई पोस्ट आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन्हें लोग बिना जाने समझे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। ऐसे ही एक मैसेज धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे घरेलू उपाय से खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि कपूर और अजवाइन की पोटली को सूंघने से ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? वायरल हो रहे इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की मिलाकर पोटली बना ले और दिन में थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहे। ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में ये मदद करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि पोटली लद्दाख में पर्यटकों को दी जाती है जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पोस्ट को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया है। पूरी तरह से जांच करने में
ये दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ है। इसमें इस्तेमाल किए गए किसी भी पदार्थ का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ पुराने अध्ययनों में पाया गया है कि कपूर और नीलगिरी का नोजल कनेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे भी कोरोना संक्रमण में फेफड़ों और श्वसन तंत्र को नुकसान के कारण खून में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसका नोजल कनेक्शन से कोई नाता नहीं है। वहीं दूसरी ओर ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि लौंग और अजवाइन से ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऐसे में मुश्किल हालातों में ये जरूरी है कि ऐसे किसी भी मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाए। बिना इसकी जांच किए इन्हें फॉरवर्ड भी ना किया जाए। अगर आपको भी अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।